मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर काव्य शास्त्र का ये तीसरे नंबर का वीडियो होगा। और जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें भक्ति काल का हम लोग जो है संत काव्य पढ़ रहे हैं साथियों। उसके लगातार वीडियो आप लोगों को मिल रहे होंगे और आप लोगों ने बहुत बढ़िया प्यार दिया है साथियों उस पर। और आपके इतने अच्छे कमेंट आते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सर बहुत बढ़िया प्रश्न है। आप कंटिन्यू क्लासेस को रखिए, बहुत बढ़िया शानदार। बच्चों आप ये मान के चलिए कि आपको सक्सेस मिलेगी, आप लगातार पढ़ते रहिए। और यार अगर पहली बार चैनल पर आते हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले और आपको तो मिल ही रहा है। ठीक है, तो ये तीसरे नंबर का वीडियो होगा। देखिएगा 21 नंबर के प्रश्न से। काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है। साथियों मतलब जो काव्य शास्त्र है देखो पढ़ने में थोड़ा सा जोर आता है, इसको थोड़ी सी समस्या आती है पढ़ने में। लेकिन आप जो है ना थोड़ी सी मेहनत कीजिए, रजिस्टर लेके बैठिए, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक आपका काव्य शास्त्र हो जाएगा, क्योंकि अच्छे प्रश्न हैं। और मैं आपसे गारंटी दे रहा हूं कि इन प्रश्नों से बाहर काव्य शास्त्र का पूरे इंडिया में कहीं भी अगर हिंदी साहित्य का इतिहास किसी भी कंपटीशन में आता है ना, चाहे वो बिहार की पीजीटी टीजीटी हो या डीएसएसबी का पीजीटी टीजीटी हो, या फिर यूजीसी नेट हो या ईएमआरएस का पीजीटी टीजीटी हो, जहां पर भी हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, इन काव्य शास्त्र के इन प्रश्नों से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, गारंटी देता हूँ आपको। बस आप जुड़े रहिए। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसका, टेलीग्राम चैनल का, आप वहां जुड़ जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, देखिए प्रश्न। मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है। ये जो कथन है साथियों वो अरस्तु का है। कुछ भी समझ में नहीं आए तो अरस्तु जरूर लगाना है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होता है तो। काव्य मानव, अब मानव की जहां बात आ जाती है ना, वहां पर अरस्तु होता ही होता है। तो काव्य मानव के, क्योंकि अरस्तु ने कहा था ना, अब मनुष्य मनुष्य के लिए नहीं है तो पशु के तुल्य है, इस तरह की बात उन्होंने कही थी, तो अरस्तु की बात वहां पर आ जाएगी। काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है, ये कथन है अरस्तु का। पढ़िए। तो ये सारी बातें हो गई, काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति अरस्तु ने कहा। अरस्तु ने एक बात यहाँ पर, ये सारी बातें जो अरस्तु के बारे में कही गई है प्लीज आप इसे नोट कीजिएगा। अरस्तु को काव्य शास्त्र का जनक माना जाता है, ये बात आप अपने रजिस्टर में नोट कर लो। अरस्तु को क्या माना जाता है? काव्य शास्त्र का जनक माना जाता है। पहली बार कला और ललित कला के भेद को स्पष्ट करने का जो श्रेय है, पहली बार कला और ललित कला दोनों के भेद को जो स्पष्ट करने का जो श्रेय है वो अरस्तु जी को ही जाता है। उन्होंने ललित कला को एक स्वायत्त कला के रूप में घोषित किया था, याद रखना बंधुओं। अरस्तु के ग्रंथों की जो संख्या है वो कितनी बताई गई है? 400 बताई गई है, जिनमें से 3 सर्व प्रमुख है। साथियों अरस्तु के कोई सा ग्रंथ याद हो ना हो, लेकिन इन तीनों को तो याद कर ही लेना। पेरिपोइएतेकेस और तेकनेस रेटोरिकेस और वसियतनामा, ये वसियतनामा वाला बहुत बार आ जाता है। वसियतनामा को दास प्रथा से मुक्ति का घोषणा पत्र माना जाता है। दास प्रथा से मुक्ति का घोषणा पत्र वसियतनामा को माना जाता है मित्रों। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, 22 नंबर का प्रश्न, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जबरदस्त प्रश्न है। ये जो तालिका बनी हुई है, आप इन तालिकाओं को नोट कीजिए अपने रजिस्टरों में। अरे छा जाइए, फोड़ दीजिए, निमटा दीजिए, जो भी कंपटीशन आए इनसे बाहर नहीं जाएगा साथियों, इनसे बाहर नहीं जाएगा, विश्वास मानिए आप। इनमें से किसका मत जो है भुक्तिवाद कहलाता है? अरे भुक्तिवाद कहलाता है भैया, भट्ट नायक का भुक्तिवाद है। ब से भ, भुक्तिवाद, भट्ट नायक, भुक्तिवाद भट्ट नायक। ठीक है, चलिए भुक्तिवाद या भोगवाद, भुक्तिवाद को हम लोग भोगवाद भी कहते हैं, तो भट्ट नायक की बात हम लोग यहाँ पर
करेंगे। देखिएगा, भट्ट लोलट ने क्या दिया है, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। इनका जो संयोग रहा, ये टेबल आपको बना लेनी है अपने रजिस्टर में, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इसमें से आते हैं क्वेश्चन। आचार्य भट्ट लोलट ने सिद्धांत दिया उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। जो संयोग रहा है वो उत्पाद्य या उत्पादक रहा है। इसकी निष्पत्ति हुई है उत्पत्ति से। दार्शनिक मत है इनका मीमांसा। याद हो जाएगा। चलिए आगे। श्री संकुक, मैंने आपको बताया था अनुमितिवाद, यानी कि अंश, ऐसे बन जाएगा इसका अंश। अनुमितिवाद श्री संकुक, तो अंश ट्रिक बना लो, अनुमितिवाद संकुक, तो अंश बन जाएगी ना ट्रिक। ठीक है, तो अनुमाप्य या अनुमापक इसका संयोग है, निष्पत्ति अनुमिति है, यहीं से लेते हैं इसकी। उत्पत्तिवाद है तो उत्पत्ति ले ली, अनुमितिवाद है तो अनुमिति ले ली, निष्पत्ति तो आ जाएगी। ठीक है ना। और लेकिन ये दार्शनिक मत थोड़ा सा याद रखने के वाला है। भट्ट लोलट जो है मीमांसा दर्शन से है और श्री शंकुक न्याय दर्शन से। ठीक है। भट्ट नायक की बात आ जाती है तो भुक्तिवाद और भोगवाद, तो ये निष्पत्ति तो भुक्ति हो जाएगी, और भुक्तिवाद भोगवाद से भोज्य और भोजक हो जाएगा संयोग। ठीक है, सांख्य दर्शन से रहे हैं भट्ट नायक। अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त, तो याद होने में आसानी है, अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त, दोनों में अभी अभी आ रहा है पहले, तो याद हो जाएगा। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद है। इसमें जो है व्यंग्य व्यंजक रहेगा संयोग, और निष्पत्ति तो अभिव्यक्ति यहां से ले लेंगे, अभिव्यक्ति हो जाएगी। और ये शैव दर्शन से, शैव दार्शनिक मत के माने जाते हैं। कौन? अभिनव गुप्त। साथियों, इन चारों में से एक प्रश्न आपके पेपर में आता ही आता है। सिद्धांत, संयोग, निष्पत्ति, दार्शनिक मत, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। 23 नंबर का प्रश्न है, नाटक में दृश्य दिखाने या दृश्य परिवर्तन के लिए जो पर्दा काम में लाया जाता है उसे क्या कहते हैं? नाटक में दृश्य दिखाने या परिवर्तन के लिए जो पर्दा काम में लिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? यवनिका उसे कहा जाता है। याद रखना भैया, नाटक में दृश्य दिखाने के या दृश्य परिवर्तन के लिए जो पर्दा काम में लिया जाता है उसको यवनिका कहते हैं। नेपथ्य शब्द का प्रयोग रंगमंच के पर्दे यवनिका के पीछे की जगह के लिए किया जाता है। इसे ही रंगमंच के पात्र या नट वेशभूषा आदि सज्जित होने के लिए किया जाता है। साथ में जो पट्टा शेप है ना, वो पर्दा जो गिरता है ना, उसको कहा जाता है, पर्दा गिरने की जो क्रिया होती है उसको पट्टा शेप कहते हैं। ठीक है, याद हो जाएगा ये तो। 24 नंबर का प्रश्न है, रस सूत्र के किस व्याख्याता ने, रस सूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की थी? चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की थी साथियों, तो ये है हमारे संकुक। याद हो जाएगा, शायद ये प्रश्न पहले भी आ गया है मुझे जहां तक लगता है, शायद आ गया है पहले, चलो कोई बात नहीं है, अजीर्ण नहीं होता। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर होती है, ये ऐसा शंकुक ने माना है। भरत मुनि ने रस सूत्र की व्याख्याता भट्ट लोलट, श्री शंकुक और भट्ट नायक और अभिनव गुप्त को माना है। भट्ट लोलट ने रस का भोक्ता वास्तविक रामादि एवं नट को माना है। भट्ट नायक ने सर्वप्रथम रस को ब्रह्मानंद सहोदर माना था, ये याद रखना भैया। भट्ट नायक ने जो सर्वप्रथम जो रस है उसको ब्रह्म आनंद सहोदर माना। तो रस को ब्रह्म आनंद सहोदर जो है सबसे पहले किसने माना था? भट्ट नायक ने माना था। ठीक है, ये बातें हम लोगों ने ऊपर पढ़ ली थी। श्री भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद आरोपवाद ही मीमांसा दर्शन से थे। श्री शंकुक अनुमतिवाद से थे, न्याय दर्शन से इन्होंने चित्र तुरंग न्याय दिया। भट्ट नायक ने भुक्तिवाद या भोगवाद दिया, सांख्य दर्शन से रहे हैं। अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद दिया, शैव दर्शन से रहे हैं, पहले हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, 25 नंबर का प्रश्न आता है, हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन से थे? वेरी नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये प्रश्न अनेक बार मैंने पेपरों में देखा है मेरे मित्रों, अनेक बार देखा है मैंने पेपरों में, ये अनेक बार, ये मान के चले आप, अनेक बार देखा है। आप नहीं मानते मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं है, ये अनेक बार मैंने ये अपने पेपरों में देखा है। साथियों, आप जो है जरूर से जरूर हमेशा की तरह आप भी इनको जरूर रिपीट कीजिए, इनको इनकी प्रैक्टिस कीजिए। आप
मतलब क्या बताऊं यार आपको कि मेरे को तो ऐसा लगता है कि शायद एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो किसी कंपटीशन में इन क्वेश्चनों से पार चला जाए। मुझे तो एक भी नहीं लग रहा। बाकी देखो डायरेक्ट प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन व्याख्या जो इसकी दी हुई है ना, ऐसा निचोड़ करके दे दिया गया है, मतलब इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मुझे तो ये फील होता है भैया। अब आपको कैसा फील होता है वो आप ही बताओगे। मुझे तो इस बात में ज्यादा मैं कहूंगा नहीं, बाकी पढ़ आप ही रहे हो। कैसा लगता है आपको जरूर बताइए मित्रों। और मेरे हिसाब से आप रजिस्टर में नोट भी कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए कीजिए रजिस्टर में नोट, अच्छी बात है, पढ़ते रहिए। साथियों कैसे लगे प्रश्न ये जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है बंधुओं। चलिए, हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य केशवदास जी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आगे, केशवदास की जो है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, ये रीति प्रक ग्रंथ है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, केशव दास जी के रीति प्रक ग्रंथ इनमें से कौन सा नहीं है, ऐसे पूछा जाता है। तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला तो है, लेकिन बाकी नहीं है। लेकिन आगे याद रखिए, रसिक प्रिया 16 प्रकाशों में से है। ये केशव दास की प्रौढ़ रचना मानी जाती है। केशवदास की अन्य रचनाएं जो और भी हैं, रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता, वीर सिंह देव चरित्र और जहांगीर जस चंद्रिका। साथियों केशवदास को बढ़िया तरीके से रट लीजिएगा। शुक्ल जी ने जो है चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। रीतिकाल का जो अंतिम कवि है वो पद्माकर को स्वीकार किया गया है। भैया चारों क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं। शुक्ल जी ने जो है चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना और रीतिकाल का अंतिम कवि पद्माकर को माना जाता है, स्वीकार किया जाता है। वेरी इंपोर्टेंट बातें हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, रीतिकाल से संबंधित है हालांकि, लेकिन कोई बात नहीं, आप यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा इसको। 26 नंबर का प्रश्न है। मेरे हिसाब से ये प्रश्न भी आ गया है शायद यार, अपन दोबारा पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, अजीर्ण नहीं होगा, पेट दर्द जरूर नहीं होगा, आप पढ़ते रहिए, ठीक है। तो जो आचार्य मम्मट हैं, साथ ही इसमें सी ऑप्शन मुझे अभी तक भी याद है, मतलब ठीक है। तो जो आचार्य मम्मट है उन्होंने काव्य प्रकाश लिखा। जो विश्वनाथ जी थे उन्होंने साहित्य दर्पण को लिखा। जयदेव जी थे उन्होंने चंद्रालोक को, और दांडी थे वो काव्य आदर्श को लिखा था। अपन जल्दी जल्दी पढ़ते हैं इस चीज को, क्योंकि पढ़े हुए प्रश्न है पूरे के पूरे। और ये मम्मट का काव्य प्रकाश, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, जयदेव का चंद्रालोक, दंडी का काव्य आदर्श रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। 27 नंबर का प्रश्न है, व्रत के रस सूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोज्य भोजक भाव निष्पत्ति का भुक्ति और की स्थापना व्याख्याकार ने की थी, बताइए। अब यहाँ पर आप सबको पता है भोज्य भोजक भुक्तिवाद कौन है? भट्ट नायक जी हैं, भट्ट नायक जी याद रख लेना, भट्ट नायक जी के। ठीक है ना, ये तालिका पहले भी हमारी आ चुकी है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। रस को ब्रह्म आनंद सहोदर किसने माना? भट्ट नायक जी ने माना था। भट्ट लोलट ने जो है संयोग उत्पाद्य उत्पादक, निष्पत्ति उत्पत्ति, अनुकार्य इसमें राम रहे हैं। संकुक अनुमाप्य अनुमापक अनुमति सनिष्पत्ति अनुकर्ता इसमें नट रहे हैं। भट्ट नायक ने भोज्य भोजक संयोग, निष्पत्ति भुक्ति, प्रेषक दर्शक इसमें रहे हैं। अभिनव गुप्त का व्यंजय व्यंजक संयोग है और निष्पत्ति अभिव्यक्ति है, और इसमें सामाजिक या सह अर्धे की बात रस की अवस्थिति होती है। कोई बात नहीं है, दोबारा पढ़ लिए तो 3-4 क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गए, कोई बात नहीं है। शब्दार्थो ते शरीरम रस आत्मा, वेरी इंपोर्टेंट कथन है। ये तो याद रख लो भैया, लिख लो। रजिस्टर में जो ऊपर जगह होती है ना जहाँ हेडिंग डालते हैं, वहीं लिख लो इनको आप, ठीक है। चलिए, शब्दार्थो ते शरीरम रस आत्मा, जबरदस्त प्रश्न है। शब्दार्थो ते शरीरम रस आत्मा, तो यहां से कैसे करोगे इसको? सरा, 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 शब्दार्थ थे शरीरम रस आत्मा, सरा, ये कथन इनमें से किसका रहा है? राजशेखर का रहा है। वेरी नाइस प्रश्न, ठीक है। शब्दार्थ योर्यावत सभावेन विद्या साहित्यन विद्या, ये किसने लिखा? आचार्य भामा ने परिभाषा। राजशेखर का कथन है शब्दार्थ योर्यावत सभावे विद्या साहित्य विद्या। आचार्य भामा क्या लिखते हैं? शब्दार्थ सहितो काव्यम। याद कर लेना भैया, ये सारी की सारी परिभाषाएं जबरदस्त परिभाषाएं, इनमें से एक परिभाषा आप लोगों की आएगी, लिख लो। अगर अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करके बताना यार।
क्योंकि मुझे भी तो, जब आप लोगों को जोश आता है, आप लोग पढ़ते हो, आपको अच्छा लगता है, तो यार कमेंट करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना। और वीडियो को पूरा देखा करो, कोई क्वेश्चन छूट नहीं जाए, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं छूट जाए जो आपके पेपर में आ जाए, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन कीमती होता है। अरे बिहार वालों तो तैयारी कर लो, जबरदस्त मजा आ जाएगा पीजीटी टीजीटी की। ठीक है भाई। भामा ने काव्य की परिभाषा दी है, शब्दार्थ सहितो काव्यम। शब्दार्थ सहितो काव्यम किसने कहा? आचार्य भामा ने कहा। शब्दार्थ ते शरीरम, रस आत्मा किसने कहा? राज शेखर ने कहा। और आचार्य विश्वनाथ जी ने तो क्या कहा? वाक्यम रसात्मक काव्यम। अरे वह से वह विश्वनाथ जी ने वाक्यम रसात्मक काव्यम। तो ये तीन चार परिभाषाएं हैं, इनमें से पूछी जाती है पेपर के अंदर, याद हो जाएगी ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है, प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है? श्री भट्ट तोत की उक्ति है। किसकी उक्ति है? श्री भट्ट तोत। यहाँ पर 30 नंबर का प्रश्न है जो आप लोगों से पूछूंगा मैं। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया है? आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है? यह प्रश्न आप लोगों से मैंने किया है। प्लीज इसको कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर मुझे दीजिए। मुझे लगना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए सभी स्टूडेंट से, तो मैं मानूंगा कि आप पढ़ रहे हो। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया है? सुपर, 201%, 100% आने वाला क्वेश्चन है, अगर उसने अच्छा पेपर बनाया तो। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है? तो इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। ठीक है, आपको साथियों कैसा लगा जरूर निश्चित रूप से कमेंट करके बताइए। मेहनत मेरी आपको कैसी लग रही है जरूर कमेंट कीजिए, और प्रश्न कैसे लग रहे हैं जरूर कमेंट कीजिए। साथियों, अगर पहली बार आप विजिट करते हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, आप ज्वाइन कर लीजिएगा जब ये काव्य शास्त्र का टॉपिक पूरा हो जाएगा तब। ठीक है, थैंक यू।